स्वागत है आपके अपने चैनल सम्राट सीईडी पे। जैसे कि आज हम आपको पढ़ाएंगे कंप्रेशन मेंबर के बारे में। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को लेकर आएंगे। देखिए, हम सबसे पहले बता रहे हैं कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर होता क्या है? कंप्रेशन मेंबर वो होता है जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ऊपर का स्ट्रक्चर है और ये मान लीजिए ऐसे कॉलम पे रुका हुआ है। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर हुआ और ये स्ट्रक्चर के क्या है, ये आपके मेंबर हैं। ठीक है, जैसे कि ये भी आपका मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है। एक एक मेंबर से मिलकर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो भी ऐसा मेंबर होगा जिस पे क्या होगा, कंप्रेसिव लोड आ रहा है। वो कंप्रेसिव लोड का मतलब जैसे मान लीजिए ये भी कोई भी मेंबर हो और इधर से फोर्स लग रहा होगा और फिर इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, यानी दोनों तरफ का फोर्स एक दूसरे के तरफ होगा। ठीक है, और उस मेंबर को क्या करेगा, दबाने का प्रयास करेगा। तो उस तरह का जिस मेंबर पे लोड आएगा, ठीक है, वह मेंबर क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव मेंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड है मान लीजिए। ठीक है, और इस पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ, और ये आपका क्या है, कॉलम है। ठीक है, और ये कॉलम है तो इस पर क्या होता है, ऊपर से लोड, ये जैसे इसका मान लीजिए सेंटर यहाँ पे होगा तो इसका फोर्स नीचे काम करेगा। जब नीचे फोर्स काम करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इसे दाबने का प्रयास कर रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी को रिएक्शन फोर्स देगी। ठीक है, नीचे फाउंडेशन लगा हुआ है तो क्या करेगा, ये जो मेंबर आएगा ये भी कंप्रेसिव मेंबर में आएगा क्योंकि ये दब रहा है। ठीक है, ये भी दब रहा है। और इसमें क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये मान लीजिए इस पर ऐसे भी रहता है। ये आपका ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिसमें टेंशन आएगा, मतलब टेंशन ये मेंबर है, मतलब इसमें खिंचाव वाला लोड आता है। और कुछ में आता है, इसमें भी क्या होता है, दबाव में लोड आता है। जैसे कि मान लीजिए इसका ये जो बाहरी वाला सिरा होता है, इसमें टेंशन फोर्स आता है। ठीक है, और ये जो अंदर का है ये वाला, जैसे मान लीजिए इस पर क्या आता है, इस पर भी क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स आता है। ठीक है, इधर से भी दबता है और इधर से भी दबता है। तो ये देखिए तिरछा है बट क्या है, इस पे भी कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं, STRUT। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम, ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका स्ट्रट हो गया। तो कॉलम और स्ट्रट दोनों पे ही कंप्रेसिव फोर्स आता है, तो कॉलम और स्ट्रट इससे भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये आपका देखिए कंटिन्यूअस मेंबर और डिसकंटिन्यूअस मेंबर भी हम इसी में क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका सभी मेंबर हैं, ये स्ट्रक्चर के ऊपर का मेंबर है, कैंची है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए कंटिन्यूअस कौन सा होता है, कंटिन्यूअस वो मेंबर होता है जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेंबर है। ठीक है, और इसमें क्या है, लगातार, मतलब कंटिन्यूअस रूप में एक एक मेंबर यहाँ पे जुट रहे हैं, यहाँ पे भी जुटे हैं और यहाँ पे भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इस मेंबर में भी देखिए यहाँ पे भी जुड़े हैं, यहाँ पे भी जुड़े हैं, यहाँ पे भी जुड़े हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। तो ये वाला मेंबर, ये मेंबर और ये मेंबर आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस मेंबर हो जाएगा। और इसके अंदर का देखिए एक मेंबर है, इसमें बीच में कहीं जॉइंट है नहीं है, ये है। तो ये और ये आपका ये जो चारों होगा ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मेंबर होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम आपको बताएंगे बकलिंग प्रोसेस। बकलिंग होता है क्या, देखिए जब कंप्रेशन लोड जब लगता है तो क्या होता है, मेंबर फेल कैसे होता है, मेंबर क्या होता है कि बकलिंग कर जाता है। बकलिंग का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आपका कॉलम ही है। ठीक है, पर्टिकुलर एक कॉलम का उठा ले रहे हैं, यही स्ट्रट पे भी लागू हो जाएगा, किसी एक पे समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस पे लोड आ रहा है तो ये क्या होगा, जब इस पे लोड आएगा, एफ न्यूटन का मान लीजिए लोड आ रहा है, तो सबसे पहले ये दबेगा और ये इसको रजिस्ट करेगा। ठीक है, इसको ये क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, मतलब इस फोर्स को रोकेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसका मान बढ़ता जाएगा तो यहाँ से ये क्या होगा, थोड़ा बेंड नुमा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा अपने आप को ऐसे बेंड कर लेगा ऐसे। ठीक है ना, तो ये भी जब ये बेंड करना स्टार्ट करता है, क्या करता है, बेंडिंग करना स्टार्ट करता है, जिस लोड पे ये बेंडिंग करना स्टार्ट करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, बकलिंग करते हैं। ठीक है, और जिस लोड पे ये बकलिंग करना स्टार्ट होता है उस लोड को हम क्या करते हैं, बकलिंग लोड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो टॉपिक क्लियर हो गया। बकलिंग लोड भी किसे कहते हैं, ये बकलिंग लोड, जिस लोड पे ये क्या हो, बकलिंग मतलब बकलिंग हो जाए। बकलिंग कब होता है,
जब ये बेंडिंग करना स्टार्ट हो, अब ये जब बेंडिंग हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, यहाँ से फेल कर जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, बेंडिंग जब स्टार्ट होता है वही आपका क्या हो जाता है, बकलिंग हो जाता है। अब बात करते हैं इंड कंडीशन के। ये मेंबर लगे होते हैं कंप्रेशन मेंबर, वो लगे कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं भी है तो या तो हो सकता है कि ये दोनों सिरा क्या हो, फिक्स हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या किया गया हो, इसको एकदम ज्वाइंट कर दिया गया हो, मतलब यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे ना ये ऊपर नीचे जा सकता है और ना ही ये। तो जैसे कि मान लीजिए आपका दोनों सिरा फिक्स है, ये क्या है कि एक सिरा फिक्स है, दूसरा सिरा हिंज है। तीसरा कंडीशन मान लीजिए यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है, और ये चौथा कंडीशन है, एक नीचे क्या है, फिक्स है और ऊपर आपका फ्री है। अब देखिए ये आपके 4 कंडीशन है। इस कंडीशन में होगा क्या कि ये तो नहीं ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ठीक है, और नहीं क्या अपने स्थान से नहीं रोटेट कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स है। और ये क्या होगा कि यहाँ से तो टोटल फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकता है, ऊपर तो नहीं जा सकता है, बट क्या हो सकता है, ये अपने स्थान पे रोटेट ऐसे कर सकते हैं, या तो इस साइड रोटेट कर सकता है या फिर इस साइड रोटेट कर सकता है, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों पॉइंट पे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे भी दोनों साइड में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये तो टोटल फ्री है, एकदम फ्री है। इस पर जब लोड पड़ेगा, अगर ये बकलिंग होता है तो ये अपने स्थान से इधर उधर आ भी सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, टोटल फ्री है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में क्या करता है कि हमें लेंथ की जरूरत पड़ती है, लेंथ की, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है, कैपिटल है, लेकिन हमें उसमें इफेक्टिव लेंथ की जरूरत पड़ती है। इफेक्टिव लेंथ ये होता है कि जब इस पर लोड आए तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब उतने दूर का लेंथ क्या हो, मतलब प्रभावी में हो, इसीलिए उसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए इस पर लोड आया, ठीक है, और इधर से भी लोड आया, तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पे इतने दूर तक फिक्स रहता है, ये भी फिक्स रहता है। तो ये बहुत ही बाद में इफेक्ट में आता है, पहले सबसे पहले इसके क्या होता है, यहाँ से इसके ये मिडिल पॉइंट में इफेक्ट में आता है, ठीक है। और इसमें देखिए, और इसमें क्या होता है कि ये आपका सीधा फिक्स है, ये हिंज्ड है, तो यहाँ से तो ये यहीं से क्या हो जाता है, मान लीजिए ऐसे है तो ऐसे ये नच सकता है, तो ऐसे हो जाएगा, तो यहीं से इफेक्ट में आ जाता है। और नीचे आपका ये फिक्स है तो फिर से इतना यहाँ तक ये थोड़ा बाद में इफेक्ट में आता है, तो यहाँ से होकर ऐसे होता है, ठीक। और ये देखिए, और ये क्या है, दोनों साइड हिंज है, तो दोनों साइड हिंज है तो ये टोटल पूरी इसकी लेंथ क्या होती है, इफेक्ट में आ जाती है। और एक क्या है कि देखिए इसका एक सिरा टोटल फ्री है, तो यहाँ से अगर ये ऐसे बेंड होता है, अगर ये क्या होगा, अगर इस साइड में बेंड होगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाता है, तो ये फिर ये ऐसे इफेक्टिव आएगा, ऐसे आता है, फिर ऐसे ही नीचे चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से सोचिए, इतना इस पे भी कट गया है और इतना इस पे भी कट गया। हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, ये बुक वाला तरीका नहीं है, बस हम मतलब याद करने का टेक्निक आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी कटा हुआ है और यहाँ से भी कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो उसको हम एल से डिनोट करते हैं और इसकी पूरी लंबाई कैपिटल एल से लिखे हैं, ठीक है। तो स्मॉल एल इजकल टू 0.65 एल इफेक्टिव लंबाई हो जाएगी, किसके लिए, इस कंडीशन के बोथ साइड क्या हो, फिक्स हो, ठीक है। अब देखिए इसका अगला कंडीशन देखिए क्या है, यहाँ पे इतना इफेक्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कम हो रहा है, और यहाँ से टोटल आ जा रहा है, तो इस कंडीशन के लिए जो एल हो जाएगा वो 0.85 एल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये टोटल इसके लेंथ के इक्वल में क्या हो जाता है, इफेक्ट में आ रहा है, तो ये आपका जो एल हो जाएगा एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों बोथ साइड में हिंज हो तो जो इफेक्टिव एल होगा इसकी टोटल लेंथ के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए तीसरा कंडीशन है, एक सिरा फ्री हो और दूसरा सिरा क्या हो, फिक्स हो। तो इस कंडीशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इफेक्ट आया है, वो आया ही है, और इसका क्या, इसका लेंथ बढ़ जाता है, यहाँ तक आप पूरे आगे तक आ जाता है, जितना एल इधर होता है उतना ही एल नीचे भी चला जाता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो स्मॉल एल इफेक्टिव एल की जो वैल्यू होगी 2L होगी। अब देखिए इसमें हम ये और ये आप ऐसे ही अपने मन से खुद सोच सकते हैं, जब ये फ्री है तो ऐसे ग्राफ बनेगा तो टोटल इसके 2 लेंथ के बराबर हो जाएगा। ये वाला है तो यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है, तो आपको ये इसका भी कंसेप्ट आप बना सकते हैं। देखिए इसमें और इसमें कन्फ्यूजन रहता है, कहाँ पे 0.65 एल है और कहाँ पे 0.85 एल है। देखिए यहाँ पे 0.65 एल है, 65 एल है, मतलब देखिए इससे ये क्या है, कम है,
कम है ना, कम है का मतलब क्या है, ये जो इफेक्टिव लेंथ है ये घट कर कम हो गई है। क्यों कम हो गई है कि इधर भी इफेक्टिव एरिया इतना, क्या इफेक्टिव लेंथ इतना बाद में काम करेगा, ये भी बाद में, ये घट कर कम हो गई है। इसमें भी कम हुआ है लेकिन एक ही साइड का कम हुआ है ना, एक साइड का तो पूरा है, तो देखिए ये थोड़ा इससे ज़्यादा वैल्यू है। देखिए आपको याद हो गया, आशा करते हैं कि आप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। तो बात करते हैं सिलेंडरनेस रेशियो की। सिलेंडरनेस रेशियो को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता क्या है, L/R। ठीक है, और ये जो R होता है वो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। क्या होता है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है ना, ये हम आपको बताए हैं अपने स्टील के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको डीप में जानना हो तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है R इक्वल टू रूट ओवर में I मिनिमम बाई एरिया। जो एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो L के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये डिनोट करता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कॉलम है, इस पे लोड आ रहा है, तो इसके क्या होगा, एक मान लीजिए एक और एज्यूम कर लीजिए, एक और कॉलम है। ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, इस पर भी F न्यूटन लोड आ रहा है, इस पर भी F न्यूटन। तो ये जो बड़ा होगा वो जल्दी फिल कर जाएगा, ये छोटा है वो बाद में फिल करेगा। खुद आप समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बड़ा है तो जल्दी बकलिंग कर जाएगा, छोटा है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो लैम्डा जो है सिलेंडरनेस रेशियो इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर लेंथ ज़्यादा है तो सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगी, और ये जब ये ज़्यादा होगी तो इस पर फोर्स आएगा तो ये जल्दी फेल कर जाएगा। इसका मतलब जिसका सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगी वो स्ट्रेंथ कम देगा, और जिसकी सिलेंडरनेस रेशियो कम होगी वो स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा। ठीक है, जैसे इसी चीज़ को देखिए IS कोड 800/1984 के अनुसार। ठीक है, ये कोड है, इसमें बताया भी गया है। देखिए सिलेंडरनेस रेशियो, ये देखिए FY है, ये यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू दिया है, जैसे 230, 240, 250, 260। ये 230, 240, 250, 260 क्या है कि हम अलग अलग स्टील, जो स्टील के भी टाइप होता है ना, तो वो अलग अलग स्टील के लिए, कि मान लीजिए स्टील है जिसकी यील्ड स्ट्रेस 260 है, ये 250 है, ये 240 है, 230 है। इसका जो मात्रक है न्यूटन पर mm² में। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये 10 है सिलेंडरनेस रेशियो, तो क्या है, मात्र 230 के लिए ही 1 से 38 का कार्य करेगा परमिसिबल स्ट्रेस। अगर ये 20 हो जा रहा है, मतलब सिलेंडरनेस रेशियो 10 से 20 हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो देखिए इसकी स्ट्रेंथ में कमी आ गई। ठीक है, पहले 1 से 38 तब 1 से 37 हो गई, फिर से 30 हो गया तो ये 34 हो गया, फिर से क्या हो गया आपका, कम हो गया, फिर से ऐसे देखिए कम होते जा रहा है। इसी तरह इसमें भी कम होते जा रहा है। सभी अब ग्राफ में एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ते जा रही है, तो फिर इसका क्या हो रहा है, इसका परमिसिबल स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब आप जानते ही हैं कि क्या होता है, कि जब उस पर लोड है तो ये वाला लोड क्या करता है, उसको बियर करने का कार्य करता है। ठीक है, एक तरफ से कहेंगे तो ये रजिस्ट करने वाला स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, घटते जाएगी इसके सिलेंडरनेस रेशियो के बढ़ने से। ठीक है, और ये देखिए इसमें जो है ये आपका इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ का मतलब कि जो इसके कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का कंडीशन, ऊपर हिंज है या फिर नीचे फिक्स है। जिस तरह का कंडीशन होगा इफेक्टिव लेंथ है। अभी आपको बताएं कि इफेक्टिव लेंथ किस कंडीशन में कितना होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो फिर इसको रफ करते हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर की। देखिए हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि स्ट्रेंथ इक्वल टू होता क्या है, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है परमिसिबल स्ट्रेस F। इसमें देखिए कंप्रेशन मेंबर में हम इसको सिग्मा AC से डिनोट करते हैं। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस को इनटू एरिया। ये क्या होता है, ये आपका स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं सिग्मा AC। तो सिग्मा AC हम यहाँ से पता कर लेंगे कि कितना उसकी, जैसे कि मान लीजिए कॉलम है तो ये कितना हाइट है, इसका सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, उसके हिसाब से हम इसमें से प्राप्त कर लेंगे कि उसका परमिसिबल स्ट्रेस क्या है। ठीक है, मान लीजिए वो उसका आ गया सिग्मा AC। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम तो परमिसिबल स्ट्रेस निकाल कर इनटू एरिया में कर देंगे तो हमारी स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ये जो परमिसिबल स्ट्रेस है यही नहीं होता है, इसमें भी क्या होता है कि ये इस पर डिपेंड करता है कि इसके जो इंड है, जैसे इंड का कंडीशन है वो किस कंडीशन में है, उस हिसाब से ये लागू होता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ये आपका सिंगल एंगल है।
ठीक है। और ये क्या है कि जुड़ा हुआ है, ऐसे मान लीजिए ये ऐसे, मतलब ये ऐसे है, इसको लाकर ऐसे करके यहाँ जोड़ा गया है। और मान लीजिए इसको एक रिवेट से जोड़ा गया है इन कंडीशन पे, इस यहाँ पे भी एक से जोड़ा गया है और एक यहाँ पे भी एक ही रिवेट से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब एक रिवेट जोड़ा गया है तो एक रिवेट का मतलब ऐसे हिंज टाइप का कार्य कर देगा ये, ठीक है। जब हिंज टाइप का कार्य कर देगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो क्या होता है, एल के बराबर होता है। जब ये एल के बराबर होगा तो उस समय जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो सिग्मा ए सी ही होगी, ठीक है। अगर दो रिवेट लगा देते हैं, यहाँ भी दो रिवेट यहाँ भी दो रिवेट, तो क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। तो वहाँ पे जब फिक्स हो जाता है तो वहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो आपका पॉइंट दोनों साइड में अगर डबल रिवेट लगाए तो फिक्स हो जाएगा। तो पॉइंट ये इसको 7 से 0.85 के सेंटर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इस वैल्यू के लिए जो सिग्मा ए सी की जो वैल्यू होगी वो आपका हो जाएगा 0.8 सिग्मा ए सी, ठीक है। सॉरी, देखिए ये जो वैल्यू होगी सिग्मा 0.8 सिग्मा ए सी, वो आपकी वैल्यू होगी जब एक रिवेट लगा रहेगा, तो सॉरी उल्टा बता दी है, एक रिवेट लगा रहेगा तब, और दो रिवेट लगा रहेगा तो जो वहाँ पे देखिए जहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ की लंबाई अगर घटी तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, सिग्मा ए सी हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ बराबर में रहती है, इक्वल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ के, तो उस कंडीशन में पॉइंट सिग्मा ए सी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू प्राप्त कर लिए, अब इसमें बस इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहाँ से हम स्ट्रेंथ आसानी से प्राप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो इससे हम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। देखिए इसमें हमको लग रहा है कि आपका कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसके आगे और भी थ्योरी है, अगर आप कमेंट करके कहिए तो उस थ्योरी को अगले लेक्चर में पढ़ा दें, या फिर इसके बाद से क्वेश्चन बता देंगे। और क्वेश्चन बताते हैं तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप जैसा चाहें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।